सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है वृत्त। और इस वृत्त से संबंधित जितने भी बेसिक बातें होती हैं उन सभी बेसिक बातों के बारे में या बेसिक टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। और जब हम इसे जान लेंगे तब हम जानेंगे एक्सरसाइज के प्रश्नों को कि किस प्रकार से उसे हम हल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जिस टॉपिक को हम जानना चाहते हैं उसके बारे में व्याख्या सहित जानते हैं। सबसे पहली बात कि वृत्त चैप्टर पढ़ने से पहले हमारे जहन में ये बात जरूर आ जाता है कि आखिर ये वृत्त क्या होता है। तो वृत्त के बारे में जब हमारे सामने कोई प्रश्न उठता है कि वृत्त क्या है, तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कि जब किसी समतल सतह पर किसी निश्चित बिंदु से बराबर दूरी बनाते हुए कोई बंद वक्र आकृति खींची जाती है तो उसे वृत्त कहा जाता है। चलिए हम आपको बोर्ड पर चित्र बना करके समझाते हैं। जैसे यदि ये कोई बिंदु है जो समतल सतह पर बना हुआ है, इससे बराबर दूरी बनाते हुए यदि यहाँ से बराबर दूरी 5 सेंटीमीटर मान लीजिए ये बिंदु हुआ, इसके बाद 5 सेंटीमीटर बिंदु पर ये बिंदु हुआ, 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु हुआ, 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये बिंदु हुआ। इस तरह से जो बिंदुएं बनेंगी उनको यदि हम गोल करके या फिर मिला दें तो मिलाने से जो एक बंद वक्र बनेगा या बंद आकृति बनेगा उसी को हम कहेंगे वृत्त। इतना समझ में आया होगा। यदि किसी समतल सतह के एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी बनाते हुए अन्य सभी बिंदुओं को आपस में मिलाकर एक बंद वक्र बनाया जाए तो उस वक्र या फिर उस आकृति को वृत्त कहा जाता है। अब समझिएगा कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त तो हम लोग समझ लिए, अब हमको समझना है कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं। तो जिस बिंदु से बराबर दूरी बनाते हुए वृत्त का निर्माण किया जाता है उसी वृत्त के बिंदु को केंद्र कहा जाता है। तो अब हम इस बिंदु को क्या बोल सकते हैं? केंद्र बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये केंद्र है और इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? ओ दे सकते हैं। तो यदि कोई बोले कि ये बिंदु का नाम क्या है, तो ये बिंदु का नाम है केंद्र। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसके अगले पॉइंट यानी परिधि को कि आखिर ये परिधि क्या होता है। तो केंद्र से बराबर दूरी बनाते हुए जब एक रेखा खींची गई थी तो उस रेखा की लंबाई को ही क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि परिधि की या फिर वृत्त के चारों ओर जो रेखाओं द्वारा एक बंद वक्र है उन सभी रेखाओं की लंबाई को यदि जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जो परिमाप प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये टोटल क्या है? हमारा परिधि है। तो इसे हम तीर का चिन्ह लेकर के लिख सकते हैं परिधि। मतलब ये हमारा क्या है? परिधि है। इसके बाद इसके अगले नंबर को हम लोग देखते हैं जिसका नाम है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? जब हम किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक एक रेखा खींचते हैं तो यह त्रिज्या कहलाता है। यानी किसी भी वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच खींची गई रेखा या फिर खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्या। यदि परिधि को ये ए बिंदु पर काटता हो तो इसका नाम हम लोग देंगे त्रिज्या। और त्रिज्या का नाम क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या का नाम होगा AO। इस त्रिज्या का नाम हो गया AO। इतना क्लियर है? तो याद रखिएगा केंद्र से परिधि को एक ही बिंदु पर छुए या एक ही बिंदु पर स्पर्श करे तो उसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। लेकिन जब केंद्र से होते हुए ही किसी वृत्त को दो स्थान पर स्पर्श करे या किसी वृत्त के परिधि को दो स्थान पर स्पर्श करे, जैसे यहां समझिएगा वह रेखा या वह रेखाखंड जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करता हो और वह केंद्र से होकर के जाता हो तो उसको हम लोग कहते हैं व्यास। उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यदि ये रेखाखंड B और C हो यानी परिधि को B और C बिंदु पर काट रहा हो तो ये जो हमारा रेखाखंड होगा या रेखा होगा उसको हम लोग कहेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। और इसे सांकेतिक रूप में लिखना होगा तो BC जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जीवा। ये जीवा क्या होता है? अभी हमने देखा कि ये B और C यानी BC एक जो रेखा है वो व्यास से होकर के जा रहा है, लेकिन
एक ऐसी रेखा जो व्यास से होकर तो नहीं जाती लेकिन परिधि को दो स्थानों पर स्पर्श करती हैं, यानी दो स्थानों पर काटती हैं। जैसे आप इस रेखाखंड को देखें, इस रेखाखंड को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि ये केंद्र से होकर के नहीं जाता, क्योंकि केंद्र तो यहाँ है। अगर ये केंद्र से होकर के नहीं जा रहा है और किसको, वृत्त को दो स्थानों पर स्पर्श करता है, या फिर वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करता है, तब इसका नाम यदि कौन सा, सी के बाद डी और ई हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जीवा। यानी ये हमारा क्या होगा, जीवा होगा। और जीवा का नाम यदि हमसे कोई पूछे तो वो क्या होगा, डीई। यानी डीई हमारा क्या है, एक जीवा है। ये तो होगा बेसिक नॉलेज। इसके बाद इससे अलग ये दो टॉपिक और है, दो पॉइंट और है, जिसको बताने के लिए हमें इसको साफ करना होगा। तो हम इसे साफ करके आपको बताते हैं कि स्पर्श रेखा क्या है और स्पर्श बिंदु क्या है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो 10वीं कक्षा का जो प्रश्नावली 10 है उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु क्या होता है। तो अब हम लोग इसके बाद स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को देखेंगे। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को देखने के लिए हम एक और वृत्त का निर्माण करते हैं। मान लीजिए यही हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अब इसी के माध्यम से हम स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल यह उठता है कि यह स्पर्श रेखा क्या है, जो किसी भी वृत्त को किसी एक बिंदु को छूने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। फिर से समझिए, कोई भी वृत्त हो उसके परिधि को या उस वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा या छूने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो सर वो कैसे छूता है, चलिए देखते हैं। यहां से आप देखिएगा एक रेखा आया और इसको एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए आगे निकल गया, तो यह एक क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। किसका, इस केंद्र O वाले वृत्त का। O केंद्र वाले वृत्त का अगर स्पर्श रेखा कोई पूछता है तो स्पर्श रेखा का नाम, अगर ये A और ये B है तो स्पर्श रेखा AB है। अब सवाल यहां से एक और उत्पन्न होता है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिएगा, किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वो कैसे, यहां से हम इसको खींच लिए, फिर इसको चाहे तो ऐसे खींचा जा सकता है, ये C और ये D होगा। फिर हम चाहें तो इसको इस तरह से आगे की ओर खींच सकते हैं, ये हमारा E और F होगा। मतलब जितनी भी बिंदुएं हैं उन हर बिंदु पर, यानी प्रत्येक बिंदु पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हम जानते हैं कि कोई भी वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनता है। तो अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनता है, इसका मतलब कि अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यदि हमसे कोई पूछे कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब एक और सवाल आता है कि आखिर ये स्पर्श बिंदु क्या है। स्पर्श रेखा के बारे में तो हम लोग देख लिए कि किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु को स्पर्श करते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन ये स्पर्श बिंदु क्या है, तो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए AB हमारा क्या था, एक स्पर्श रेखा था। वो वृत्त को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया या फिर स्पर्श किया, तो स्पर्श किया मान लीजिए P बिंदु पर। तो ये जो P बिंदु है वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। स्पर्श रेखा कौन कौन, यदि हम स्पर्श रेखा का नाम लिखना चाहें, स्पर्श रेखा का नाम लिखना चाहें तो AB हमारा स्पर्श रेखा हो गया। और कौन सा, CD भी हमारा स्पर्श रेखा है। यहाँ EF, तो EF भी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। लेकिन यदि हमसे कोई स्पर्श बिंदु के बारे में बात कर दे, स्पर्श बिंदु के बारे में बात करें तो थोड़ा सा गौर करें। यदि AB वृत्त को P बिंदु पर काटता है तो स्पर्श बिंदु P होगा। यदि CD रेखा जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को Q बिंदु पर काटता है तो इसका स्पर्श बिंदु क्या होगा, Q होगा। उसी तरह से यदि EF स्पर्श रेखा वृत्त को R बिंदु पर काटता है तो स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब कुछ संबंध होते हैं, अब उन संबंधों को हम देखते हैं कि आखिर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के बीच क्या संबंध होते हैं, या फिर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम लोग ये देखें कि किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि
बाहर वाले बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम बताते हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उसके लिए हम इन स्पर्श रेखाओं को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इसके बाद हम बताते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो चलिए हम साफ कर दिए इसको। अब हम आपको बताएंगे कि किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए देखिएगा, ये हमारा वृत्त है। अब कोई बाहर एक बिंदु ले लेना है। मान लीजिए यह P एक बिंदु है। P क्या है, एक बिंदु है जिससे इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। जब हम इस बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिएगा, यहां से जब हम इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के बाद ये वृत्त को स्पर्श करते हुए आगे निकल जाता है। निकला तो ये जो वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो यहां से एक स्पर्श रेखा बना, दूसरा एक इस तरफ जब बन सकता है तो एक इस तरफ भी बन सकता है वृत्त को छूते हुए। तो चलिए यहां से इसको नीचे की ओर लेकर के चलते हैं। मान लीजिए ये भी एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया। अब और भी कोई ऐसी रेखा हो सकती है जो वृत्त को सिर्फ छू करके निकल जाए, किसी एक बिंदु से छूता हुआ आगे बढ़े? तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक बिंदु यहां स्पर्श कर गया तो दूसरा बार जब हम यहां से रेखा को खींचेंगे तो ये रेखा स्पर्श नहीं करेगा, बल्कि इसको क्या कर देगा, स्पर्श नहीं करेगा बल्कि इसको क्या कर देगा, काट देगा। तो वो स्पर्श रेखा नहीं बल्कि प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा कही जाएगी। अब यहाँ पे बात ये आता है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई, कहां से, बाह्य बिंदु से। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इससे ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो सवाल का उत्तर हुआ कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन बाह्य बिंदु न कह करके आपसे सिर्फ ये कहे कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इससे पहले हम आपको चित्र बना करके दिखाए कि अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब बात करते हैं इससे आगे। ये जो स्पर्श रेखाएं होती है ना, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि ये P बिंदु जो है वो स्पर्श करती है, या ये स्पर्श रेखा जो है ये स्पर्श बिंदु M और स्पर्श बिंदु N पर स्पर्श करता हो, तो उस कंडीशन में ये PM और PN यानी दोनों स्पर्श रेखाएं, कौन कौन, स्पर्श रेखा जो है कौन कौन, PM और कौन, PN, यानी PM और PN ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये नियम है कि PM बराबर PN होगा। इतना क्लियर है। क्या सीखे हम लोग? पहला चीज कि वृत्त पर या वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक ही बिंदु से, और वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अब देखिएगा, हम केंद्र से जब स्पर्श बिंदु तक कोई रेखा खींचते हैं, केंद्र से स्पर्श रेखा तक जब कोई बिंदु स्पर्श बिंदु तक जब कोई रेखा खींचते हैं, तो ये जो रेखा होती है जिसको हम त्रिज्या भी कहते हैं, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये नियम है, प्रमेय है, इसको याद रखना है। पहली बात कि किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चलिए ये लंब हो गया। फिर यहां से बात करते हैं, जो ये PN आप देख रहे हैं ये भी एक स्पर्श रेखा है, और N जो है वो स्पर्श बिंदु है। जब हम केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर एक रेखा खींचेंगे जिसको हम त्रिज्या कहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, एक दूसरे पर लंब होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो PN है वो, या PN जो स्पर्श रेखा है उस पर ये जो त्रिज्या है ON वो क्या है, लंब है। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको यदि लिखना चाहे तो PM लंब OM, या इसी को आप बदल करके ऐसे लिख सकते हैं OM लंब PM। क्लियर है? यानी जब यहाँ 90 डिग्री है तो ये भी इस पर लंब हो सकता है, ये भी इस पर लंब हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे आइए, यहाँ पर जब आते हैं तो स्पर्श रेखा क्या है, PN है कि नहीं। अब PN जो है वो लंब होगा किस पर, ON पर, या फिर ON लंब हो जाएगा किस पर, ON लंब हो जाएगा PN पर। उम्मीद है समझ में आया होगा।
अब इतना के बाद, इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो 10वीं कक्षा का जो प्रश्नावली 10 है यानी एक्सरसाइज 10 है उसको बनाने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अगर समस्या होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उस सॉल्यूशन तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहीं के बाद अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि ये समझ में आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें जिसमें 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 10.1 आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। धन्यवाद।